जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस का 5 नंबरिया क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखो और अच्छे से याद कर लो। अगर याद नहीं होता तो समझ लो, क्योंकि आपको समझकर पूरे एग्जाम में एकदम गर्दा गर्दा मचा देना है। क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न रहेगा 5 नंबरिया पूरा का पूरा हूबहू यही रहेगा। बस आपको अपने से समझ कर या फिर याद करके आपको लिखना होगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जितना हो सके उतना मैं मदद आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पेपर में। ये आपके 5 नंबर का नहीं बल्कि 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 7 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो कि इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, केवल समझ लेना एक बार, बस आप समझ कर लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको रट्टा ही मारना है, ठीक है। निम्नलिखित बातों से ज्ञात होता है कि लोकतंत्र उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करती है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पहले उत्तरदायी फिर वैध लिखेंगे। देखो उत्तरदायी सरकार में क्या होता है, लोकतंत्र में सांसद या विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं। उन्हें इसी बात का सोचना पड़ता है कि हमें 5 वर्ष पूर्व उन्हीं मतदाताओं के पास आना है। यानी कि लोकतंत्र में चुनाव जनता के द्वारा ही होता है। और जब कोई उम्मीदवार अपनी मतलब कि चुनाव जीत जाता है तो वो मतलब कि खुशियाँ तो उसको होती है, लेकिन उसको यह भी डर रहता है कि 5 साल के बाद फिर हमको वोट मांगने गाँव में जाना होगा। वही क्वेश्चन यहाँ पर भी कह रहा है, वही बात यहाँ पर भी कह रहा है, ठीक है। तो इसी कारण वो अपने उत्तरदायित्व को महसूस करते हैं। इसी कारण जो भी सरकार का गठन होती है वो उसे उत्तरदायी सरकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मतलब उत्तरदायी सरकार कहते हैं। अब यहाँ से देखो, उसे अपना हर काम का जवाब विरोधी दल के सांसदों को देना पड़ता है। यदि वो सांसद में अगर कोई अन्य प्रश्न पूछे तो उत्तरदायी सरकार अधिक से अधिक प्रश्न पूछकर उनके प्रश्न जवाब देती है। एक तो सांसद या विधायक शपथ लेकर चुनाव लड़ते हैं कि हमको जनता के भावनाओं के अनुसार काम करना है। भले ही कुछ विधायक या सांसद जीतने के बाद अपना शपथ भूल जाते हैं, लेकिन विरोधी दल उन्हें भूलने नहीं देते हैं। प्रश्न पर प्रश्न पूछकर सरकार का नाक के दम में रख देते हैं। इसी प्रकार सरकार को उत्तरदायी बनना पड़ता है, ठीक है। ये आपका उत्तरदायी। अब देखो वैध सरकार में क्या होता है, लोकतंत्र में सभी काम सरकार के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होता है। सरकार के गठन के बाद वो जो भी काम करती है वो संवैधानिक नियमों उपनियमों के अनुसार होते हैं। यदि सरकार कोई अवैध काम करती है तो संभव उसे न्यायपालिका का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। और देखो सरकार के कामों पर नजर रखने के लिए न्यायपालिका सदैव सतर्क रहती है। यदि सरकार कोई अवैध काम करती है तो कोई भी न्यायपालिका के शरण में जा सकता है और न्यायपालिका उसे काम को ठहरा कर सरकार को सही राह पर आने की मजबूर कर देती है, ठीक है। सरकार को न्यायपालिका का डर से सताते रहता है। इस प्रकार लोकतंत्र में वैध सरकार का गठन हो। बस इसको एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। शुरू से आप इसको अच्छे से देखना, ठीक है। और इसका पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। उसको देखकर रिवीजन कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकते हैं। देखो भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकते हैं, यह एक विचित्र बात है। कौन कहता है कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकते। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ लोकतंत्र में अभी भी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, ठीक है। अगर समस्या उत्पन्न हुई है तो हमारे जो आजकल के नेता हैं उन्हीं के चलते हुई है, लेकिन हमारे लोकतंत्र में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है तब से ठीक समय पर चुनाव होते रहता है। इसके विपरीत देशों में सैनिक शासन का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन सैनिक शासन रहने के बाद चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो लड़ाई झगड़ा इत्यादि का सामना करना पड़ता है, ठीक है। जिसके जिम्मेदार सरकार बनती है, अब देखो भारत में लोकतंत्र के आगे कुछ समस्या है जो नेताओं पर निर्भर करती है। सही मैंने बोला था ना, चुनाव जीतने के बाद यह नेता अपने को राजतंत्र समझने लगते हैं। भारतवर्ष में सबसे अधिक घिनौना रूप कांग्रेस वालों में दिखाई देती है। पार्टी हो या देश, जब तक नेहरू जी जीवित रहे तब तक पार्टी और सरकार दोनों को अपने मुट्ठी में रखे। नेहरू जी की मृत्यु के बाद उन पदों पर इंदिरा गांधी आ गई। बीच में लाल बहादुर शास्त्री आ गए। उनको रास्ते से किस तरह हटाया गया, ये किसी को से छिपाया नहीं गया था। सीताराम केसरी को किस प्रकार कांग्रेस के अध्यक्ष से हटाया गया, इसे भी सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो आगे पता नहीं यार कांग्रेस वालों को क्या हो गया है कि वे बर्दाश्त करते हैं या फिर करना पड़ता है। यदि यह बीमारी हमारे देश से दूर हो जाती है तो निश्चित ही भारतवर्ष में लोकतंत्र सफल हो सकता है, ठीक है। बस यही लिखना है। अब देखो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पर उपनिवेशवाद का डेफिनेशन लिखना है। जब कोई भी देश अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अन्य देश पर कब्जा कर
आकर वहाँ शासन करने लगता है। इस पद्धति को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसा कि ब्रिटेन द्वारा भारत पर अधिकार जमा लेना, ब्रिटेन द्वारा भारत पर अधिकार जमाया गया था, फ्रांस द्वारा हिंद चीन पर अधिकार जमा लेना इत्यादि, ये क्या है? तो उपनिवेशवाद है। क्या है जी? उपनिवेशवाद है। ठीक है। अब देखो, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म नहीं दिया, बल्कि उपनिवेशवाद ने औद्योगिकरण को जन्म दिया। हमारे भारत देश में कम से कम यही सही है। ठीक है। अब देखो यहाँ से भारत में अंग्रेज ने सबसे पहले अधिकार जमाए और इंग्लैंड में औद्योगिकरण के बाद हुआ। एशिया महादेश के साथ साथ अफ्रीकी देशों में भी यह कहना सही है। ठीक है। अब देखो, वास्तव में यह कहना सही है कि औद्योगिकरण की सफलता के बाद उपनिवेशवाद की लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी इत्यादि घटनाएं ज़्यादातर बढ़ने लगी। जहां उपनिवेशवाद एक मजदूर किसान थे, वहां उन्होंने अपने को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया। ठीक है, प्रयास किया और किया भी, और वो अपने विरोधियों को कमज़ोर करने में लगे रहे। असल में यूरोप राष्ट्रवाद के मदद में इतना अंधा हो चुका था कि जिस राष्ट्र के पास उपनिवेश नहीं था उन्हें हिंद दृष्टि से देखा जाता था, और जिन राष्ट्र के पास बड़े बड़े उपनिवेश था उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता था। जिस राष्ट्र के पास उपनिवेशवाद कम था तो उसे सामान्य दृष्टि से देखा जाता था। हर एक यूरोपीय देश उपनिवेशवाद सोच की खोज में एकदम पागल बना हुआ था। बस यही आपको लिखना है। ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन आसान, ये क्वेश्चन आप लोग लिख दोगे। 5 नंबर का पूछा गया ये क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था की संरचना सब क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। अर्थव्यवस्था की संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका प्राथमिक क्षेत्र हुआ, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है। अब देखो, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन इत्यादि आते हैं। यह ग्रामीणों जीवन के आधार है। यही बस आप लोगों को लिख देना। अगला आपका द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन करना, पेट्रोलियम तेल तथा गैस निकालने के साथ साथ बिजली उत्पादन का भी काम होता है। ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है अगला इसका भेद है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग के काम, बीमा, परिवहन के साधन, व्यापार या नौकरी इत्यादि आते हैं। अध्यापक जो विद्यालय में पढ़ाते हैं वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं बच्चा लोग। ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गेहूं उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं को आपको क्या करना है? उल्लेख करना है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर गेहूं उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाओं का, यानी कि गेहूं बोते हैं तो उसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होता। देखो, सबसे पहले गेहूं को बोते समय 10 डिग्री का तापमान और काटते समय 15 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है। गेहूं की उपज के लिए 15 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब 50 से 75 सेंटीमीटर के अंदर वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूँ के लिए। अब देखो, गेहूँ की उपज के लिए दोमट जलोढ़ मिट्टी आवश्यक होती है। गेहूं को पकते समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। जब गेहूं पकता है तो नहीं हवा बहती है, लोग बोलते हैं कि ये पश्चिम से हवा चल रही है, तो यानी कि पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पश्चिमी हवा की क्या बोलते हैं। ठीक है। तो जब हवा चलती है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सुबह के टाइम में ठंडी महसूस होती है, यानी कि खिली धूप की आवश्यकता होती है जिससे कि वो गेहूँ पक सके। ठीक है। अब देखो, गेहूँ उत्पादक क्षेत्र क्या है? गेहूँ एक कटिबंधीय पौधा। अब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप लोग टिक लगा देना। देश में कुल गेहूँ उत्पादन का 2/3 हिस्सा पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया जाता है। देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ देश का 1/3 भाग गेहूँ पैदा किया जाता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गेहूँ की खेती की जाती है, मतलब ज़्यादातर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जातिवाद एवं परिवारवाद एवं जातिवाद का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, उल्लेख करें। तो देखो, यहाँ पर अच्छे से गौर से देखो, कह रहे कि बिहार के लोकतंत्र में जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद जैसी बुराइयां हैं। परिवारवाद के चलते राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति को सुदृढ़ बनाने के कुछ लोग कानून का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो, इसे साफ सुथरा बनाने
बनाने की बात करते हैं, परंतु समस्या है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का साधन केवल कानून बनाने से नहीं है। अब देखो ये दल बदल कानून, दोस्तों ये दल बदल कानून 2 नंबर वाला, ठीक है, ये 2 नंबर में पूछेगा। दल बदल कानून तो एक्चुअली में 5 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन 2 नंबर वाला मैं बता रहा हूँ क्योंकि 2 नंबर वाला ज़्यादा पूछा जाता है। देखो अपने दलों को छोड़कर दूसरे दलों की सदस्यता ग्रहण करना दल बदल कहलाता है, दल बदल कानून कहलाता है। यह नियम सांसदों और विधायकों पर लागू होता है क्योंकि ज़्यादातर दलों की अदला बदली सांसद और विधायक ही करते हैं, इसलिए इन्हीं सब को रोकने के लिए दल बदल कानून बनाया गया, जिसको हम लोग दल बदल कानून के नाम से जानते भी हैं, ठीक है। बस यही लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार का गठन करती है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन जी का है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। अब देखो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि शिक्षा के कारण ही मतदाता न तो अपने अधिकारों को समझ पाते हैं और न अपने कर्तव्य को समझ पाते हैं। शिक्षा के कारण ही वोट किसको देना है किसको नहीं देना है इसमें भी वो असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। बस यही आप लोगों को लिख देना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, शहर किस प्रकार के क्रियाओं का केंद्र है? तो मेरे प्यारे लोग, शहर आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है। शहर में शिक्षा रोजगार की बेहतरीन संभावना है, जिसके कारण लोग गांव से शहर जाते हैं। वास्तव में औद्योगिकरण नहीं शहरीकरण को जन्म दिया, औद्योगिकरण ने ही शहरीकरण को जन्म दिया है, ठीक है, इसको याद रखना। और देखो अगला क्वेश्चन वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? मेरे प्यारे लाल, वैश्वीकरण से क्या समझते हैं इसको याद रखो, 2 नंबर में पूछा जाएगा। जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है तब उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये 11 प्रश्न आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में गर्दन मचा देगा। तो मेरे प्यारे लाल कसम खा लीजिए माँ सरस्वती जी का कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को टच करना है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको जरूर लिखना है। अगर किसी भी क्वेश्चन टच नहीं करोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में टच कर देते हो, अगर याद भी नहीं है तो 1-2 नंबर तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो आपको अगर मान लेते हैं कि मतलब कि दल बदल कानून याद है या फिर कोई अन्य परिभाषा याद है और वो परिभाषा आपके एग्जाम में न आ गया, तो जो परिभाषा आपको नहीं याद है, जो क्वेश्चन में नहीं आपको याद है, उसी में वो लिख दीजिएगा, एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, पूरा आपको जोड़ जाड़ कर लिखना है, ठीक है, रट के नहीं लिखना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे लाल कमेंट करके बताओ कि आप लोग का मैथ और साइंस का पेपर कैसा गया, और ग्रुप में जरूर जुड़ो आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं मदद आपको लोगों को करना चाहता हूँ, ठीक है। जाकर जल्दी से ग्रुप में जुड़ जाओ आप लोग, ठीक है।